नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हम घंटी बजाओ की शुरुआत करें उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमले की सूचना मिल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है। इस खबर के बारे में जैसे ही कुछ और सूचना मिलती है, अपडेट हम आगे आपको देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की ये बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है। इसके बारे में बहुत जल्द कुछ और जानकारी हमें मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बताए जाते हैं जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी नेता की गाड़ी पर शिव सैनिकों का यह हमला है। एक और ताजा जानकारी आपको दे दें, शिव सैनिकों का यह हमला बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें, अफरा तफरी का आलम। यह मुंबई की घटना है। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज उनका नाम, जिन पर हमला किया गया है। शिव सैनिकों पर हमले का यह आरोप लगा है। बीजेपी के नेता की गाड़ी पर शिव सैनिकों ने हमला किया। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, पूरी जानकारी दीजिए, बताएं क्या है ये पूरा मामला। देखिए अखिलेश, ये मोहित कंबोज अपने एक मित्र गए थे और उस टाइम से जब वो रिटर्न आ रहे थे, वापस आ रहे थे, उसी बीच उनकी गाड़ी कलानगर के पास रुकी, जहां पर कुछ शिव सैनिकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर सीधे हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन एक राहत की बात ये थी कि उस समय जिस समय ये हमला हो रहा था, उस वक्त मुंबई पुलिस के जवान आसपास ही मौजूद थे और सारे जवानों ने मिलकर बाकी लोगों को रोका और वहां जैसे ही थोड़े सा एक स्पेस मिला, उस स्पेस का फायदा कर मोहित कंबोज की गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को उस इलाके से निकाल दिया। तो एक जो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था वो टल चुका है। लेकिन ये काफी गंभीर बात है कि बीजेपी के एक नेता के ऊपर इस तरह से हमला किया गया। जी देखिए, मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि शिवसेना वहां सरकार में है, सत्ता में है, और उनके पार्टी के लोग अगर इस तरीके की गुंडागर्दी करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे कि क्या प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है। जी बिल्कुल, जो महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है और ये बताया है कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, लेकिन और शिवसेना के जो मुखिया हैं वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके घर के पास जो शिव सैनिक जमा है वो इस तरह का उत्पात मचाएंगे, गाड़ियों पे हमला करेंगे, वो भी बीजेपी के एक नेता के ऊपर जो कि विरोधी पक्ष में है, तो इससे गंभीर बात और कोई हो नहीं सकती। ऐसे में अब सवाल उठना शुरू होते हैं कि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, क्या लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चल रहा है। तो बीजेपी काफी आक्रामक है और बीजेपी का मानना है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है और शिवसेना को अपने लोगों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बिल्कुल सूरज, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो पूरी जानकारी भी हम आगे पहुंचाएंगे। और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का, जो जनता की आवाज है। आज घंटी बजाओ में हम जिस खबर की पूरी पड़ताल आपको दिखाने वाले हैं वो आपके जिगर के टुकड़े से जुड़ा है, आपके मासूम बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है। हम आप बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला उनका करवाते हैं ताकि उनकी जिंदगी संवर सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर स्कूल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की जान चली जाए तो किसी के लिए भी भला इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिस तरह एक मासूम की स्कूल बस में मौत हो गई, उसने देश भर के मां बाप को गमजदा कर दिया है। हम सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल इस सिस्टम और प्रशासन से है कि आखिर लापरवाही वाले ये स्कूल बस बिना ब्रेक कैसे सड़कों पर भाग रहे हैं। आपकी आंखें खोलने वाली घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक चौथी क्लास के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा सर फटा हुआ है मैम उसका इस साइड से। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे। क्या कर दिया
वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर्फ पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, वो इतना एक्सपायर हो चुका था। पुलिस प्रशासन कह रहे इनका बच्चा नहीं है, तो कह रहे हमें क्या मतलब, इनका मतलब नहीं है, मेरा बच्चा फूल था, साफ सुथरा। सवाल ये है कि सुरक्षा के इंतजाम स्कूलों में कैसे हैं। लखनऊ की एक स्कूल बस है जिसमें हम पहुंचे हैं, ये समझने के लिए कि जो सुरक्षा के इंतजाम है किस तरह के किए गए। क्या इस बस की फिटनेस है, आप दिखा सकते हो हमें? ये मुझे तो पता नहीं है। इस बस की फिटनेस इसके पास नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये आरटीओ विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। सुरक्षित है बस आपकी बच्ची? आपके बच्चों ने पूरी सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित बस है। इसके अंदर सब चीज़, बच्चे आया, छोटा बच्चा उठा के चढ़ाना है और उसको सही से बैठाना है। जैसे छोड़ने गए तो उसको उतार के रोड के उस पार करना है। 700 के आसपास बसों की फिटनेस समाप्त है, लेकिन उन 700 बसों को हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। उसकी जांच कराई गई, जांच में 2 आरटीओ उसमें दोषी पाए गए और आरआई दोषी पाया गया, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये नहीं कि सरकार और प्रशासन अब क्या कर रहा है, सवाल ये है कि अब तक क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आखिर क्यों हर बार सिस्टम की नींद तभी खुलती है जब किसी की जान चली जाती है। मैंने तो इनके भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे, क्या कर दिया मैंने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मासूम की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर वो माता पिता चिंता में हैं जो अपने बच्चों को स्कूल बस या वैन से स्कूल भेजते हैं। ये वही बस है जिसमें 11 साल का अनुराग स्कूल जा रहा था, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही वो दुर्घटना हो गई जिसके बारे में सोचकर कोई भी सिहर जाए। बस की जिस सीट पर अनुराग बैठा था वहां खून जम चुका है। बस की जिस खिड़की से उसका सिर बाहर निकला वहां भी खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। खिड़की का शीशा चकनाचूर हो चुका है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक अनुराग को उल्टी आई, इसीलिए उसने सिर खिड़की से बाहर निकाला, तभी उसका सिर एक खंभे से टकरा गया। वहीं परिवार इस दुर्घटना के लिए स्कूल और बस ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहा है। सर, हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे ये बता रही कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर्फ पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। अब पहुंचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। गाजियाबाद की तरह ही गुरुग्राम में भी एक मासूम की मौत ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई। 4 साल के सिद्धार्थ को जिस वैन ने घर के बाहर छोड़ा वही वैन उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इन दोनों ही मामलों में बच्चों की जान जाने की सिर्फ एक वजह सामने आ रही है और वो है नियमों की अनदेखी और ड्राइवर की लापरवाही। लेकिन मासूमों की मौत के जिम्मेदार वो स्कूल और प्रशासन भी हैं जिन्होंने जानते बूझते बच्चों की जान खतरे में डाली। इसीलिए अभिभावक और लोग गुस्से में हैं। गाजियाबाद के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पर सवाल है, क्या ऐसी जानलेवा लापरवाही सिर्फ एक स्कूल कर रहा है? क्योंकि इस घटना के बाद जब गाजियाबाद परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया तो नियमों की अनदेखी के मामले में 27 स्कूल बसों का चालान काटा गया, 19 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। खुद जिले के एआरटीओ ने माना लगभग 40% स्कूल बसें बिना परमिट के चल रही हैं। हमारे वहाँ टोटल लगभग 1800 स्कूल बसें हैं और अभी जो कल डाटा निकाला गया 700 के आसपास बसों की फिटनेस समाप्त है, लेकिन उन 700 बसों को हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और सभी 700 बसों को नोटिस भी जारी किया गया है कि जब भी अपनी बस का संचालन करना हो फिटनेस कराने के बाद ही अपनी बस का संचालन करें। बिल्कुल
लगा। स्कूली बच्चों की जान के साथ हो रहा ये खिलवाड़ सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। ये तस्वीरें अमरोहा की हैं। गाजियाबाद की घटना के बाद जब यहाँ स्कूल बसों की चेकिंग हुई तो पहली ही बार में 20 स्कूली बसें चलने के लिए फिट नहीं पाई गईं। उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। फिर भी स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल इटावा में भी नजर आया। स्कूलों की छुट्टी के समय बसों और वैन की चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों के चालान काटे गए। ये भी पाया गया कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है जिनमें LPG सिलेंडर लगे हुए हैं। तो अभी हमारे संज्ञान में कोई वाहन इस तरीके की नहीं आई है, और आती है तो उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सारे स्कूलों में जा कर के इस तरह की वाहनों को चेक किया जाएगा। जो अनधिकृत हैं और विशेष रूप से जो LPG से संचालित हैं उनको बंद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग शहरों में नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली इन स्कूल बसों के बारे में अभी भी पता नहीं चलता। अगर गाजियाबाद में 11 साल के अनुराग की मौत न होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की घटना के बाद पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की फिटनेस की जांच का आदेश दिया है। सवाल ये है, क्या ये जांच लगातार नहीं होनी चाहिए? अगर तमाम स्कूली बसें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं, तो इसके लिए जितने जिम्मेदार स्कूल हैं, उतना ही जिम्मेदार परिवहन विभाग भी। क्या आप जानते हैं देश भर में शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी करीब 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं। भारत के 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से 8 करोड़ 15 लाख शहरी इलाकों में है, यानी वो जो स्कूली बसों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह की लापरवाही कितने लोगों के लिए खतरनाक है। इसी खतरे की पड़ताल के लिए हमने यूपी के कई शहरों में बच्चों को ले जाने वाली बसों और वैन रियलिटी चेक किया है। नतीजा क्या निकला, देखिए। कोरोना के कारण करीब 2 साल तक बंद रहने वाले स्कूल जब खुले तो लगभग सारे निजी स्कूल पढ़ाई शुरू करने से पहले फीस बढ़ाने की जल्दी में थे। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल लाने ले जाने के लिए स्कूल बस या वैन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अलग से फीस वसूली जाती है। लेकिन मोटी ट्रांसपोर्ट फीस के बाद भी कोई स्कूल न ही सुरक्षा की कोई गारंटी देता है और न ही इस बात पर कोई ध्यान ही देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वैन है वो खड़ी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर पर पीले रंग का वो भी नहीं लगा हुआ है, यानी पीले रंग से पुता होना चाहिए। और बच्चे देखिए किस कदर ठूस कर भरे गए हैं। मतलब इस वैन में सिर्फ 8-9 बच्चे बैठने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जानवरों को दरबे में ठूस कर रखा जाता है, उस तरीके से रखा गया है। इस पर कहीं कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, ना स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ना किसी का फोन नंबर लिखा हुआ है। और ये जो बस के वैन के संचालक है, यहाँ रुकिए, तो ये देखिए ये भाग रहे हैं हमें देख करके। पीछे कोई दरवाजा भी नहीं है, कोई पर्दा भी नहीं है, यानी जो बच्चे हैं वो गिर सकते हैं, हादसे का सबब हो सकता है। और तमाम जो दूसरी वैन है उनका भी यही हाल है। ये वैन देखिए, ये किसी दूसरे स्कूल में लगी हुई है, लेकिन इस पर किसी दूसरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है। और इस वैन में भी देखिए बच्चे किस तरह से ठूस करके रखे गए हुए हैं। इस वैन के ड्राइवर से जब हमने सवाल किया वो इतने ज्यादा बच्चों को भरकर क्यों ले जा रहा है, तो जवाब देने की बजाय वो वहां से भाग निकला। लेकिन ये हाल सिर्फ एक वैन का नहीं है। यहाँ खड़ी ज्यादातर गाड़ियों में बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं नजर आता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाड़ियां वो हैं जो स्कूल से जुड़ी हुई नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी गाड़ियों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की छूट कौन देता है? तो ज्यादातर स्कूलों के बाहर प्रयागराज में इसी तरीके का हाल देखने को मिलता है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है और बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। इस बारे में ना तो परिवहन विभाग एक्टिव नजर आता है, ना स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और ना ही जो वैन और बसों के संचालक होते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि कुछ हद तक अभिभावकों की भी लापरवाही सामने आती है, जो इस तरीके के हालात में अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और उनकी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। मथुरा में एबीपी न्यूज की टीम ने स्कूली बसों की पड़ताल की। इन बसों में बच्चे मौजूद थे, लेकिन जब ड्राइवर से फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया तो ज्यादातर दिखा नहीं पाए। ये स्कूल बस है जो मसानी चौराहे से निकल रही थी, हम इनसे बात करेंगे। इस बस की फिटनेस है, पेपर है? पेपर है।
फिटनेस है इसकी बस की, दिखाइए जरा। ये मुझे तो पता नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल बस और है। क्या इस बस की फिटनेस है आपके पास? फिटनेस है इस स्कूल की। दिखाइए जरा फिटनेस कहाँ है? मेरे पास नहीं है, कागज स्कूल में है। स्कूल में है कागज इसके। साथ लेकर नहीं चलने चाहिए बस के पेपर? क्या लोकल में चलती है ना गाड़ी, तो स्कूल में रहते हैं कागज। यही नहीं, कुछ बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे नजर आए। हम आपको बता दें, स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली बसों और गाड़ियों के लिए कुछ तय दिशा निर्देश हैं, जिनका पालन किया जाना जरूरी है। जैसे स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए, जिससे दूर से ही उसकी पहचान हो सके। स्कूल बसों की खिड़कियों पर 3 सेफ्टी ग्रिल होना चाहिए, जिनके बीच की दूरी 7 इंच से ज्यादा ना हो। ऐसा इसलिए जिससे बच्चे सिर बाहर ना निकाल पाए। सभी बसों में जीपीएस होना जरूरी है। इसके अलावा सीसीटीवी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। बस के ऊपर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए। बस ड्राइवर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो किसी भी हाल में 1 साल से पुराना ना हो। ड्राइवर को कम से कम 5 साल गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। स्कूल बस की स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। बस में ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर भी होना चाहिए। पर सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर नियमों का पालन नहीं होता। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने राजधानी लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल की बस का जायजा लिया, तो उसमें खिड़कियों पर सुरक्षा रॉड तो लगी थी, लेकिन बस में फर्स्ट एड किट नहीं मौजूद थी। सवाल ये है कि सुरक्षा के इंतजाम स्कूलों में कैसे हैं। लखनऊ की एक स्कूल बस है जिसमें हम पहुंचे हैं, ये समझने के लिए कि जो सुरक्षा के इंतजाम है किस तरह के किए गए। देखिए, फर्स्ट एड किट रखे हुए हैं, चोट वोट कोई लगती है तो दिखाइए। फर्स्ट एड कहाँ रखा है? फर्स्ट एड किट अच्छा झोले में गर्म हो गई, निकालिए दिखवाइए। फर्स्ट एड किट दिखवाइए। नहीं रखी है फर्स्ट एड किट रखिए। इसी तरह गाजियाबाद में जिस बस में बच्चे की मौत हुई, वो बस बिना फायर एक्सटिंग्विशर के चल रही थी, लेकिन आरोपों के मुताबिक बच्चे की मौत की बड़ी वजह बस का तेज स्पीड में चलना था। सरकार का कहना है कि अब स्कूल बसों के मानकों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बच्चा जो है अपना सर बाहर निकाल करके वो जब निकाला तब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बच्चों वो बिना जाली की बस को हमारे अधिकारियों द्वारा उसको फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। उसकी जांच कराई गई। जांच में 2 आरटीओ उसमें दोषी पाए गए और आरआई दोषी पाया गया। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। गाजियाबाद में मासूम की मौत को लेकर जब गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने पर धरना दिया, मोदी नगर इलाके की एसडीएम शुभांगी शुक्ला बजाय उनके दर्द को समझने के उन पर चिल्लाने लगी। आप वीडियो देखिए जरा। संवेदनहीनता देखिए जरा इस अधिकारी की, किस तरीके से मृतक के परिजनों से बात कर रही हैं, उंगली से इशारा करके धमकी देने वाले अंदाज में। देखिए जरा धमकी वाला अंदाज, इतनी देर से समझा रही हूँ, उंगली का इशारा करके ये अधिकारी किस तरीके से बात कर रही है। संवेदनहीनता की इंतहा जरा देखिए इनकी। मुंबई में कल मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सांसद नवनीत राणा की चेतावनी के बाद अब बहुत तनाव है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जमकर गाड़ी गलौज की गई। 3 तस्वीरें आपके सामने, पूरा घटनाक्रम जरा देखिए। मोहित कंबोज के मुताबिक मुंबई पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें बचाया है। मोहित कंबोज वही शख्स हैं, वही नेता हैं जो मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के लिए मुफ्त में लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। उधर अमरावती की सांसद नवनीत राणा कल उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे रही हैं। मुंबई में आज शाम से उद्धव ठाकरे के घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जमा हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे घर के बाहर आए शिव सैनिकों को उन्होंने समझाया।
बताया यह जा रहा है कि मातोश्री से लौट रहे शिव सैनिकों ने मोहित कंबोज पर हमला कर दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, जरा देखिए। आपको बता दें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही है मोहित कंबोज, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मुंबई के बीजेपी के नेता हैं और अभी ज्यादा चर्चा में तब आ गए थे जब उन्होंने फ्री में लाउड स्पीकर बांटने वाली बात कही थी हनुमान चालीसा पाठ के लिए। उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, मातोश्री के ऊपर नजर डालेंगे तो हमारे शिव सैनिक उसी तरह उनको करारा जवाब देंगे। ये है नवनीत कौर राणा और ये है इनके पति रवि राणा। पेशे से दोनों ही राजनीतिक हस्तियां हैं, लेकिन नवनीत राणा असल में फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। पंजाबी माता पिता की संतान नवनीत राणा कभी एनसीपी में हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ये एक निर्दलीय सांसद हैं और अमरावती में शिवसेना को हराकर कुर्सी पर काबिज हुई है। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज देकर शिवसेना के साथ साथ सीधे मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने का काम किया है और बड़ी तैयारी के साथ अपने पति के साथ मुंबई पहुंच भी गई हैं। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे जो आए हमको बार बार बोला गया कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। नवनीत राणा और इनके पति रवि राणा हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और इनका आरोप यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चलाने की जरूरत के चलते उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की हिंदुत्ववादी नीति को ताक पर रख दिया है। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा बाड़ा साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। सांसद विधायक पति पत्नी का कहना है कि इन्हें मुंबई पुलिस का सेक्शन 149 के तहत नोटिस दिया गया है कि ये घर से बाहर न निकले, नहीं तो मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये शांति के साथ जाएंगे और मुंबई वासियों के लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए और कोई भी लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। इससे मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा। इस मुद्दे पर एबीपी से बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ये कलाकार लोग हैं जिनके जरिए
बीजेपी स्टंटबाजी कराने में जुटी हुई है। हनुमान चालीसा, रामनवमी सब आस्था और श्रद्धा का विषय है। यहाँ स्टंटबाजी की कोई जरूरत नहीं। राउत के मुताबिक मुंबई में बंटी और बबली आ चुके हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए शिव सैनिक और मुंबई पुलिस सक्षम और मुस्तैद है। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कोई राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसे स्टंटबाज लोगों का सहारा लेकर हिंदुत्व के मार्केटिंग करने की नौबत आई है। करने दो। मुंबई की जनता, मुंबई के शिवसैनिक क्या है सबको मालूम है। बीएमसी की कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अमरावती से आई इस राजनीतिक जोड़ी को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है। वाई सिक्योरिटी इनको दी गई है, तो वाई सिक्योरिटी जिधर जिधर भाजपा का सरकार नहीं है उधर ये भ्रमंती करेंगे सुपारी लेके। ये सुपारी बहादुर दाम्पत्य है, तो वो उनको करने दो। उनको जो करना है वो करने दो। मातोश्री के ऊपर नजर डालेंगे तो हमारे शिवसैनिक उसी तरह उनको करारा जवाब देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान जी की एंट्री हुई थी इसी महीने राज ठाकरे के मार्फत। राज ठाकरे ने अपनी एक सभा के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर ऐतराज जताया और कहा कि अगर लाउडस्पीकरों को हटाया नहीं गया तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और सभा ली और उस सभा में 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। नवनीत राणा का पूरा नाम नवनीत कौर राणा है। इनका जन्म मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ। नवनीत के पिता आर्मी में थे। नवनीत के पति रवि राणा योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भतीजे हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज, जिन्होंने लाउड स्पीकर बांटने की बात कही थी, उनकी गाड़ी पर अब से थोड़ी देर पहले शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। इसके बाद मोहित कंबोज का बयान भी आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस घटना पर सुनिए आप। मुंबई में विरोधी पक्ष के नेता जो सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, इस तरह का हमला अगर उनके ऊपर हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग वहां पे थे जिन्होंने इसको रोका, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस समय अक्लमंदी दिखाते हुए मॉब को पूरा बचा के मुझे उससे बाहर निकाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ जारी रहेगी। हम झुकेंगे नहीं। धन्यवाद। मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि शिवसेना की ही वहां पर सरकार है और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ये गुंडागर्दी की। पर विवादित पोस्ट करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। देखिए। आपकी हर पोस्ट पर है पुलिस की नजर। अगर आपका पोस्ट है सांप्रदायिक तौर पर जहरीला तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है जेल। महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि जो लोग जहरीले पोस्ट करते हैं, पुलिस ऐसे पोस्ट को डिलीट कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट डिलीट करने के बाद भी लोग फिर से पोस्ट करते हैं। ऐसे में अब नई तरकीब निकाली गई है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के इनबॉक्स में सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि उनके सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस की नजर है और वो खुद अपने पोस्ट हटा दें। साइबर पुलिस ने इस तरह के जहरीले पोस्ट करने वाले करीबन 400 लोगों को इसी तरह सोशल मीडिया इनबॉक्स में नोटिस भेजे हैं। और ऐसे जो कम्युनल डिसहार्मनी के लिए जो कंटेंट पोस्ट करते हैं उसमें बहुत सारा मॉर्फिंग किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है कि जैसे कि लोगों को रियल सेंस होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र साइबर जो जहाँ तक ये महाराष्ट्र साइबर जो हमारा सेंट्रलाइज साइबर फॉरेंसिक लैब हमारा जो काम चलता है, इसमें अभी तक हमने 22 अकाउंट्स ब्लॉक
करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बहुत सारे अकाउंट उसमें ब्लॉक भी हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसे र्यूमर्स को फैलाते हैं, देश का सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली ऐसी पोस्ट्स को वीड आउट करता है और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेता है। पिछले लगभग 1 महीनों में हम लोगों ने 700 से ऐसी पोस्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इन सब पर नजर रखने के लिए 4 स्पेशल टीम बनाई है जो सोशल मीडिया के पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। इनकी यूनिट को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट नाम दिया गया है और इसे करने के लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों में सांप्रदायिक पोस्ट में 3 गुना इजाफा देखा गया है, जो कि बेहद गंभीर विषय है। इस पर पुलिस नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र साइबर ने पिछले 4 महीनों में 12,000 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करवाया है और संबंधित लोगों में से 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र साइबर सेल तो हर दिन एक्टिव ही रहता है। खाली ये माहौल बन गया तो लोगों को लग रहा है कि ये एक्टिव है, अभी एक्टिव हो गए। वैसे तो इनका पुराना काम चलता है, वो काम किया जा रहा है और 48 पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है महाराष्ट्र में। कि हमारी 4 टीम डेडिकेटेड वे में प्रोएक्टिवली ऐसी पोस्ट को ढूंढने में लगी। 4 महीने में लगभग हमने 12,000 पोस्ट ऐसी टेक डाउन कराई हैं और लगभग 300 FIRs रजिस्टर हुई हैं। मस्जिद पर लाउडस्पीकर विवाद के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट की संख्या बढ़ गई है और इसका असर वर्तमान या भविष्य में राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र साइबर टीम ने अब तक हजारों पोस्ट की पहचान की है और इस तरह के पोस्ट को हटाने के लिए और ऐसे पोस्ट के पीछे लोगों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की गई है। पहला, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसर को लिखना और पोस्ट डिलीट करने के लिए कहना। इसके अलावा उस प्रोफाइल की जानकारी मंगाकर संबंधित साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने के लिए कहना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।